सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा। आज हम लोग भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको पता है, हम मानव के पास पहले कोई भाषा नहीं थी। हम लोग अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना ही लिखकर प्रकट कर पाते थे, क्योंकि कोई भाषा थी ही नहीं। फिर सोचने वाली बात है कि आखिर इस भाषा का जन्म कैसे हुआ और कैसे इसका इतना विकास हो गया। आज हम लोग इसी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ। तो ये देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या विचार प्रकट करना। क्या बताया गया कि ये जो भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति मतलब इसका जन्म भास धातु से हुई है। अब मैं आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकती हूँ कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आप क्या बोलिएगा? मैम, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अब भास, इसका अर्थ क्या होता है? तो भास का अर्थ होता है बोलना या विचार प्रकट करना। अब यहाँ दो बात आ गई, बोलना भी और विचार प्रकट करना भी। बोलना का अर्थ तो आप जानते हैं, आप हमेशा बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ और भी सभी को आप बोलते देखते हैं, तो बोलना का अर्थ तो आप जान रहे हैं। लेकिन ये जो एक शब्द आया विचार, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हो, अक्सर हम मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते हैं, पढ़ाई के संबंध में, खेल के संबंध में, खाना खाने के संबंध में या और भी सब कुछ। हम कुछ ना कुछ मन में सोचते हैं जिसे कोई दूसरा इंसान नहीं सुन पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो हम मन ही मन सोच रहे हैं। जब तक हम उसे मन ही मन सोचते हैं जिसे कोई दूसरा इंसान नहीं सुनता है, हम उसे नहीं बोलते हैं, वो विचार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसी विचार को जब हम प्रकट कर देते हैं, बोलकर प्रकट कर देते हैं, तो वही फिर भास धातु कहलाता है। कि भास धातु का अर्थ हुआ बोलना भी और विचार प्रकट करना भी, ठीक है। लेकिन इस विचार को प्रकट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, इसे समझने से पहले ये विचार की परिभाषा यहाँ लिखी है, उसे देख लीजिए। विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, अ मतलब नहीं, ध्वन्यात्मक मतलब होता है ध्वनि युक्त, मतलब आवाज के साथ। मतलब मनुष्य के मन की वो बात जिसमें आवाज ना हो। अ मतलब नहीं, तो जब हम अपने मन में कुछ सोचते हैं तो उसमें आवाज तो नहीं ही होती है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान उसे नहीं सुनता है। तो मनुष्य के मन की वो बात जिसमें आवाज ना हो, मतलब इंसान उसे बोलकर प्रकट नहीं करता है, वही विचार कहलाती है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझो। एक व्यक्ति ये है, इसका नाम क है। दूसरा व्यक्ति ये है, इसका नाम ख है। क के मन में कुछ बात है, ये कुछ कुछ मन ही मन सोच रहा है, जो कि ख नहीं सुन पा रहा है। कैसे सुनेगा? ये तो मन ही मन सोच रहा है। तो जब तक ये मन ही मन सोचता है, तब तक वो विचार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपनी बात को आवाज के साथ प्रकट कर देता है, ठीक है, तो ये ख उसे सुन लेता है। तो हमें अपनी मन की बात को, अपने विचार को प्रकट करने के लिए जिन साधन की जरूरत होती है, वो भाषा कहलाती है। इसकी परिभाषा देखो यहाँ क्या बनती है। मन के भाव, भाव का अर्थ होता है इमोशन। हम अपने मन में जो प्रेम, क्रोध, घृणा, इस तरह के हमारे मन में भाव होते हैं ना, जैसे हम बच्चों से प्यार करते हैं, कोई हमें परेशान करे तो उसे गुस्सा आ जाता है, हमें कुछ गंदी चीजें देख लेते हैं तो मन में घृणा हो जाती है, तो वो सब भाव कहलाते हैं। फिर क्या है? मनुष्य के मन के भाव या विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य के मन के भाव और विचार, इनको हम जिस माध्यम से वो प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे देखो, एक इंसान यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसके मन में कुछ विचार था और इसे इसने प्रकट करके इस तक पहुंचा दिया।
तो जिसके माध्यम से इसने अपने विचार को प्रकट करके इस तक पहुंचाया वो भाषा कहलाएगी। ठीक है, क्यों? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। अब एक बात और, क्या एक इंसान है ये, दूसरा इंसान है ये, क्या हमेशा एक इंसान और एक इंसान के बीच में ही बात होती है? क्या एक से ज्यादा के बीच में बात नहीं होती है? होती है। जैसे आप क्लास में कितने सारे बच्चे बैठते हो, आपस में अक्सर बातें करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान ढेर सारे बच्चे से बात करे। जैसे क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाने जाते हैं, एक एक टीचर एक एक बार में जाते हैं, तो टीचर तो एक ही होते हैं, लेकिन क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो एक अकेली टीचर सारे बच्चे से बात करते हैं। या फिर ढेर सारे बच्चे होते हैं तो वो आपस में भी बात करते हैं। तो बातें एक और एक के बीच में भी हो सकती है और एक से ज्यादा के लोगों के बीच भी हो सकती है। जैसे इधर देखो, ये 3 है और ये भी 3 है, मतलब इधर भी एक से ज्यादा और इधर भी एक से ज्यादा, लेकिन इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। अब भाषा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो ये देखिए, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक या एक से अधिक व्यक्ति दूसरे या दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक अपनी बात पहुंचाता है। क्या कहा गया? कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक या एक से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के पूरे समूह तक अपनी बात पहुंचाता है। मैंने वही यहाँ पर परिभाषा में कहा जो यहाँ समझाया है कि एक व्यक्ति भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है या फिर एक से अधिक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति या पूरे के पूरे व्यक्ति के समूह तक अपनी बात भी पहुंचा सकता है। जैसे हम लोग फोन पर कॉन्फ्रेंस में कई बार बात करते हैं तो उसमें ढेर सारे लोग एक साथ बात करते हैं, तो वहां जो आपस में बात हो रही है वहां भी तो भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ कितने लोगों के बीच में हो सकता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी कर सकता है या फिर एक से अधिक व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए कर सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, भाषा के भेद कितने होते हैं? तो भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्त भाषा और दूसरी है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा का अर्थ हुआ प्रकट कर देने वाली भाषा। ये हम मानवों की बात है, ये हम मानव की भाषा है। जैसे हम लोग अपने मन में कुछ बात होती है, हम लोग प्रकट कर देते हैं, बोलकर, लिखकर या इशारों के माध्यम से, जैसे भी होता है हम लोग अपनी बात को प्रकट करते हैं। तो ये व्यक्त भाषा मतलब प्रकट कर जाने वाली भाषा, ये हम मानव की भाषा है। और ये अव्यक्त भाषा, अ मतलब नहीं, व्यक्त मतलब प्रकट, मतलब वो भाषा जिसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये अव्यक्त भाषा ये पशुओं की भाषा है। आप देखते हो ना, पशु आपस में कितना प्रेम से, कितना कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी चाट कर एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, तो वो उनकी बात वही लोग समझ पाते हैं, हम मानव उनकी बात नहीं समझ पाते। तो अव्यक्त भाषा ये पशुओं की भाषा है और व्यक्त भाषा ये मानव की भाषा है। सबसे पहले हम लोग व्यक्त भाषा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं व्यक्त भाषा किसे कहते हैं। व्यक्त भाषा मनुष्यों के बीच बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली या संकेत का अर्थ हुआ इशारा। कई बार हम लोग आंखों से इशारा करते हैं ना, ए इधर मत आओ, चले जाओ उधर, इस तरह से हम लोग आंख से उसको इशारा कर देते हैं। या संकेत के माध्यम जो विचार प्रकट करने के लिए किए जाते हैं उन्हें व्यक्त भाषा कहते हैं। व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्यों के बीच जो बोली जाने वाली बात होती है या लिखकर प्रकट करके की जाने वाली बात होती है या संकेत के माध्यम से जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें ही व्यक्त भाषा कहते हैं। अब देखो व्यक्त भाषा के भेद। व्यक्त भाषा के कितने भेद होते हैं? तो व्यक्त भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, कितने भी हो, तो एक इंसान होता है वो बोलता है और दूसरा इंसान होता है सुनता है।
पहले जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो सबसे पहले जिस भाषा का जन्म हुआ वो मौखिक भाषा ही है। उस समय लोग अचानक से उनके मुंह में आवाज आई, उनको बोलना आया, तो उस समय क्या हुआ, एक इंसान बोलता था और दूसरा सुनता था, या एक से ज्यादा लोग बोलते थे और दूसरे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुनते थे। तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी बात को बोलते हैं और बहुत सारे लोग अपनी बातों को सुनते भी हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि मनुष्य जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर ग्रहण करता है तो उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। पहले बोलना ही केवल आता था, लिखना तो किसी को आता नहीं था, तो सबसे पहले मौखिक भाषा का ही जन्म हुआ। मौखिक भाषा का अर्थ हुआ मुख से उच्चरित, मतलब मुख से बोला हुआ, मतलब जब मनुष्य अपने मन की विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है, सुनकर उसे सुनता है और उसे फिर समझता है कि वो क्या बोल रहा है, तो उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें लिखने का कहीं कोई स्थान नहीं है। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण में मित्र का आपस में बात करना, क्लास में आप सारे मित्र हो, आपस में बात करते हैं तो वो हो गई मौखिक भाषा। मैं आप लोगों से कभी भी क्लास में जाऊंगी और पूछूंगी कि आप लोग जो आपस में बात कर रहे हैं बताइए ये कौन सी भाषा है। दूसरा, नेताजी का भाषण देना, और तीसरा, हम लोग जो मोबाइल पे बात करते हैं, ये सारी मौखिक भाषा है। जैसे देखिए, ये मित्र हैं, दोनों खड़े हैं, ये बोल रहे हैं, इसका नाम राम है और इसका नाम राकेश है। राम राकेश से कुछ कह रहा है और राकेश उसको सुन रहा है, तो राम के द्वारा बोला जा रहा है और राकेश के द्वारा सुना जा रहा है, तो ये हो गया मौखिक भाषा। ये देखो, ये हैं नेताजी, एकदम माइक पकड़कर भाषण दे रहे हैं। नेताजी कितने भाषण देते हैं आपको पता है? नेताजी भाषण दे रहे हैं और यहाँ सारे बैठे श्रोतागण उनकी बात को सुन रहे हैं, तो ये हो गई मौखिक भाषा। फिर देखो, इसका नाम राधिका है, ये फोन अपने हाथ में लेकर बात कर रही है किसी से, तो ये जो बोलकर प्रकट कर रही है अपने विचारों को, और उधर जो लोग दूसरे तरफ खड़े हैं वो इसकी बात को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हो गई मौखिक भाषा। ये डॉक्टर साहब हैं, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे इसके संबंध में ग्रामीण लोगों को जानकारी दे रहे हैं, कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा। तो डॉक्टर साहब बोलकर अपनी बात को कह रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपने विचारों को, और ये सारे ग्रामीण लोग इनकी बातों को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको मौखिक भाषा समझ में आ गई कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो जब एक इंसान बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर ग्रहण करता है तो उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले तो हो गया मौखिक भाषा, दूसरे नंबर पे है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो पहले जब मौखिक भाषा थी तो हम लोग अपनी बातों को बोलकर प्रकट कर देते थे और दूसरा उसे सुनकर ग्रहण कर लेता था। लेकिन इसका ये हुआ कि नुकसान कि जब तक हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है तब तक ही हमारी बात उन्हें याद रहती थी, कुछ देर बाद वो भूल जाते थे। तो मनुष्य को लगा कि अपनी बात को अस्थायी करने का उपाय होना चाहिए, मतलब हम जो बोलें तो उसे कुछ लिखकर हम अगर कर लेते हैं तो वो हमारे पास हमेशा जमा रहेगा, उसे कभी कोई भूलेगा नहीं और जब जरूरत पड़ेगी फिर से पढ़ लेगा। तो ऐसे करके मनुष्य ने एक नए भाषा का जन्म दिया जिसका नाम है लिखित भाषा, मतलब लिखकर जिस भाषा में अपनी बात को प्रकट करते हैं। देखो, लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर करता हो और दूसरा उसे पढ़कर ग्रहण करता हो तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहा गया? जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही आदान प्रदान कहलाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर करता हो और दूसरा उसे पढ़कर ग्रहण करता हो तो उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। फिर इंसान ने अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना शुरू कर दिया और दूसरा था उस विचारों को सुनकर नहीं बल्कि पढ़कर ग्रहण करता था। तो इस तरह की जो भाषा है वो है लिखित भाषा। इसमें उदाहरण के माध्यम से क्या आ सकता है? उदाहरण में पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि, ये सब हैं लिखित भाषा के उदाहरण। देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है,
ये शिक्षिका है, ये ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बच्चों को बता रही है। चूंकि वो बोल भी रही है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो वो बोल रही है, लेकिन ये जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ये हो गई लिखित भाषा और बच्चे उसको पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षिका उसे लिख रही है और बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, तो ये हो गई लिखित भाषा। ये है, इसका नाम योगेश है। ये अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें उसके विचार लिख रहे हैं, जैसे वो उसने बताया होगा अपने भाई को, भैया मेरी परेशानी ये है, या वो अपने विद्यालय के बारे में कुछ बता रहा होगा। तो पत्र में वो अपने विचार को ही रख रहा है, अपने विचार को ही प्रकट कर रहा है। तो इसने अपने पत्र में अपनी बात को लिखकर प्रकट कर दिया। उसके बाद ये पत्र भेज देगा, कहाँ? अपने भाई को, और उसके भाई इस पत्र को पढ़कर इसके विचार को समझ लेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये हो गई लिखित भाषा। आप लिखित भाषा समझ गए। अब चलिए आगे हम देखते हैं, अगला कौन है? तीसरे नंबर पे है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है इशारों में बात करना, इशारे से अपनी बात को सामने वाले को समझाना। देखो, जब व्यक्ति संकेत या इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता हो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहा गया? जब व्यक्ति संकेत या इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता हो उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेट का मैच होता है, तो जब बैट्समैन बॉल को बैट से मारता है और अचानक से उसका बैट विकेट में लग जाता है, तो उस समय अंपायर एक उंगली उठाकर अपने हाथ को ऊपर करता है। तो उस समय वो किसी को कहने तो नहीं जाता है कि ये क्रिकेटर था जो आउट हो गया, लेकिन उसके उस इशारे मात्र को देख लेने से ही सब समझ जाते हैं कि वो खिलाड़ी आउट हो गया और सभी ताली बजाकर गले मिलकर खुश हो जाते हैं। तो अंपायर का वो उंगली उठाकर ऊपर इशारा करना और सभी तरह के इशारे अंपायर के, वो कहलाएगी सांकेतिक भाषा। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर का इशारा करना, ये है सांकेतिक भाषा। फिर है यातायात पुलिस कर्मी का इशारा करना। यातायात पुलिस कर्मी, इसका अर्थ हुआ ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जब एक तरफ की गाड़ी को उसे रोकना होता है तो केवल वो इधर तरफ हाथ दिखा देता है, रुक जाओ, और दूसरे तरफ की गाड़ी को इस तरह से इशारा करता है कि चलो निकलो। वो कहने तो नहीं जाता है कि तुम लोग रुक जाओ, और इधर वाली गाड़ी को बोलता है रुक जाओ, तुम लोग इधर से निकल जाओ, ऐसा तो वो कुछ कहने नहीं जाता है। लेकिन उसके इशारे मात्र को देखकर ही इधर की गाड़ी समझ जाती है कि हमें रुकना है, और उधर की गाड़ी वाले को समझ में आ जाता है कि हमें अब चलना है। तो इस तरह की बात, ये इस तरह से अगर इंसान अपने विचारों को प्रकट करता है तो वो हो जाएगी सांकेतिक भाषा। अब एक हो गया व्यक्त भाषा खत्म। दूसरे नंबर पर है अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा ये पशुओं की भाषा है, इसे मानव नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले अव्यक्त भाषा में ये पशुओं की भाषा है और पशु इसमें आपस में बात करते हैं और उनकी भाषा वही समझते हैं। देखिए, मानव के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ हुआ अलावा, मानव के अतिरिक्त या मानव के अलावा जितने भी प्राणी हैं उनकी भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। ये भाषा मानव नहीं समझ पाते हैं। ये हुई अव्यक्त भाषा की परिभाषा। उदाहरण के लिए, पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, कीड़े मकोड़ों की भाषा आदि, ये सब अव्यक्त भाषा के उदाहरण हैं। इन सब की जो भाषा होती है वो अव्यक्त भाषा कहलाती है। इसे पहले समझने के लिए मैं आपको एक कुछ पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे देखिए, ये कुत्ते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कभी एक दूसरे से उलझते हैं, कभी एक दूसरे को चाटकर प्यार करते हैं। इन लोगों की जो हरकत रहती है, ऐसा लगता है जैसे ये लोग एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, पर हम कभी नहीं समझ पाते कि इन लोगों के मन में क्या बात हो रही है और कैसे ये लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा देखो, ये हाथी है, जंगल में जब घूमने निकला था तो पूरे झुंड के साथ निकला था और अचानक से ये हाथी उससे बिछड़कर दूर भटक गया और फिर ये सूंड ऊपर करके खूब जोर से आवाज निकालता है और इस तरह से ये अपने झुंड को बताता है कि मैं उससे अलग हो गया हूँ, और फिर उसके साथी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पशुओं की इस तरह की भाषा होती है जो सिर्फ पशु लोग ही समझते हैं। इनकी अपनी भाषा, ये लोग अपने केवल जो ग्रुप होता है इनका, उनसे ये लोग आपस में बात करने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
इस भाषा को समझना हम मानव के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, यहाँ तक हो गया व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा के कोई भेद नहीं है। अब भाषा के और भी रूप हैं, जैसे अलग, अब आपको इनसे अलग ले जा रहे हैं। मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन तीनों को मैं आपको समझाती हूँ कि ये तीनों क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज समझाना चाहूंगी कि भाषा और बोली, इन दोनों में क्या अंतर होती है। देखो, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में जो बात करते हैं, किसी की भोजपुरी, किसी का मगही, किसी का अंगिका, किसी का मैथिली, ये सब जो होता है जिसे वो केवल अपने घर में करते हैं, बाहर निकलकर विद्यालय या और किसी जगह पर नहीं करते, वो बोली हो गई। इसका क्षेत्र हमेशा कम क्षेत्रों में सीमित रहता है, कम से कम लोग ही इसके प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कहा भी जा रहा है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। और भाषा इसका ठीक उल्टा, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और इसे मात्र लोग घर में भी करते हैं कभी कभी, लेकिन बाहर निकलकर अक्सर लोग भाषा, अपनी जो भाषा होती है उनसे ही बात करते हैं। इसका क्षेत्र हमेशा विस्तार या व्यापक क्षेत्रों में रहता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक, व्यापक का अर्थ हुआ बड़ा, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका प्रयोग अधिक लोग करते हैं। जैसे भाषा क्या है, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब भाषा का नाम है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक लोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये जो दिया हुआ है मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये क्या है, मैं आप लोगों को इसे समझाती हूँ। मातृभाषा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृभाषा। मातृ का अर्थ होता है माँ, भाषा इसका अर्थ हुआ माँ की भाषा, मतलब वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है तथा इस भाषा को हम अपने परिवार से बातचीत में प्रयोग करते हैं, मातृभाषा कहलाती है। मतलब हम जब जन्म लेते हैं, अपने परिवार के बीच पलते हैं, तो समय हमारी माँ हमें जो भाषा सिखाती है, वो चाहे हमारी अपनी बोली ही क्यों ना हो, जो हम अपने घर में बोलते हैं, तो वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। और उस भाषा का विकास कैसे होता है, तो इस भाषा को जब हम अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत में प्रयोग करते हैं, तब इस भाषा का प्रयोग होता है, इसका विकास भी होता है। तो मातृभाषा क्या कहलाएगी, तो वो भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं और परिवार से आपस में बातचीत करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वो मातृभाषा कहलाएगी। मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृधन भाषा, मतलब माँ की भाषा। अब देखो क्या है दूसरी, राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या हुआ, तो राजाओं की भाषा। पहले राजा लोग थे और वो अपने राजकाज के लिए, मतलब अपने प्रशासन के काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे राजभाषा कहते हैं। इसी शब्द का प्रयोग आज भी होता है। जैसे हमारे प्रशासन की जो भाषा होती है, जिससे हमारा काम चलता है, प्रशासन का काम किया जाता है, राजकाज का काम किया